With the name of Allah Almighty, the most gracious, the most merciful. Dear student, friend, follower, today we are going to discuss what is catharsis. Catharsis, it has been discussed in the poetics. But you know that catharsis, in fact, Aristotle could not define it because his second book that was lost. So we don't have you know that we don't have meaning, but critics they have got meaning from various books of Aristotle. तो क्रिटिक्स ने क्या किया, अरिस्टोटल की जो दीगर बुक्स थी उससे इसका मीनिंग जो है वो फाइंड करने की कोशिश की। जैसे बहुत सारे मीनिंग्स होते हैं वो कॉन्टेक्स्ट से फाइंड कर लेते हैं, या यही वर्ड उसने कहीं साइकोलॉजी में यूज किया, या कोई साइकोलॉजी से रिलेटेड कोई रेफरेंस दिया, या पॉलिटिक्स से रिलेटेड कोई चीज यूज की, तो उसने अपनी दीगर बुक्स में कहीं इसको यूज किया, किसी अपनी ऐसे के अंदर, ट्रीटीज के अंदर, तो वहां से उन्होंने फिर उसके मीनिंग्स जो है तलाश करने की कोशिश की। लेकिन एग्जैक्ट मीनिंग जो है उनके पास उसके नहीं पहुंचे। मीन टू से क्रिटिक्स के पास भी इसके एग्जैक्ट मीनिंग नहीं है, उन्होंने कॉन्टेक्स्ट से और एरिस्टोटल की दीगर बुक से इसके मीनिंग फाइंड करने की कोशिश की। वो हम डिस्कस करेंगे, बड़ी लंबी असाइनमेंट है। आप जरा लिख लें, कैथार्सिस के मीनिंग है प्योरिफिकेशन, क्लैरिफिकेशन और परगेशन। Purgation is related to pathologies, pathologies or homeopathic or like that. That is a medical term. That is related to medical. Once we discuss purgation is going towards it's going towards psychology or like medical term. When you are full of emotions, according to psychologists, you are ill. You need to need to express whatever you have in your heart. If you're not expressing, in fact you are ill. तो अगर आपके पास बहुत सारी इमोशंस हैं और आप उसको एक्सप्रेस नहीं कर रहे, उसको आउटलेट नहीं दे रहे, तो यू आर मेडिकली अनफिट, यू आर नॉट करेक्ट, यू आर मेडिकली नॉट फिट, यू नीड टू हैव कैथार्सिस। आपको उसको कैथार्सिस की जरूरत है। ये कैथार्सिस जो है इसके वसीम मानी है। एक तो हुआ प्योरिफिकेशन। क्रिटिक्स लाइक बुच्चर जैसे क्रिटिक है जो अरिस्टोटल का स्पेशल क्रिटिक है, तो उसका नाम है बुच्चर। एक तो बुच्चर है और एक और क्रिटिक है, यानी दो क्रिटिक्स जो हैं उन्होंने जो डिस्कस किया है, हैम्फ्रे हाउस और बुच्चर दोनों जो हैं इस पे एग्रीड हैं। दे आर फुल्ली एग्रीड दैट द प्योर मीनिंग ऑफ catharsis is purification according to Aristotle, because Aristotle was writing about the poetry, not psychology. पहले तो वो उसका रेफरेंस छू देते हैं, ये पॉइंट सारे लिख लें। पहले तो वो इस तरह बताते हैं कि अरिस्टोटल चूंकि पोइट्री के बारे में लिख रहा था, आर्ट के बारे में लिख रहा था, तो वी शुड टेक मीनिंग रिगार्डिंग पोइट्री रादर देन साइकोलॉजी। तो हमें चूंकि पोइट्री के बारे में बता रहा था, एक आर्ट के बारे में बता रहा था, ना कि फिर वो मजीद उसको ब्रेक डाउन करते हैं कि वो ये नहीं बता रहा था कि ये अफेक्ट क्या करता है ऑडियंस पे, रादर इसका एलिमेंट जो है स्पेशली कैथार्सिस का ट्रेजेडी के अंदर क्या है। So he was discussing about tragedy rather than psychology. तो ये फंक्शन है किसका, ट्रेजेडी का है और rather than psychology, यानी ये साइकोलॉजी का वर्ड नहीं है, ये ट्रेजेडी से रिलेटेड है, तो हमें इसे ट्रेजेडी से रिलेटेड लेना चाहिए। तो बेसिकली जब कैथार्सिस होता है तो ये प्योरीफाइड कर देता है। मिसाल के तौर पर प्लेटो ने कहा था कि ट्रेजेडी जो है उसे देखने के बाद लोग जो हैं वो इमोशन में इतने इन्वॉल्व हो जाते हैं कि वो अपने राइट ट्रैक से भटक जाते हैं। ये पॉइंट बड़ा काम का है, इसे लिख लीजिए। अकॉर्डिंग टू प्लेटो, व्हेन पीपल वॉच ट्रेजेडी दे कम आउट, दे अल्टीमेटली लॉस देयर सेंसेस एंड दे आर अनएबल टू थिंक वेल। यानी जब वो किसी ट्रेजेडी को देखते हैं तो वो इतने इमोशनली इन्वॉल्व हो जाते हैं, दे कांट इवन सेंस आउट थिंग्स, दे आर नॉट सेंसिबल एनफ टू डिसाइड व्हाट टू डू, वेयर टू डू एंड what will be the good way। तो उनको पता ही नहीं चलता क्योंकि वो इमोशन में इतने इन्वॉल्व होते हैं, और इमोशन की जो दुनिया होती है वो सेंस की दुनिया नहीं। अकॉर्डिंग टू प्लेटो, दोबारा लिखवा दें। अकॉर्डिंग टू प्लेटो, व्हेन यू वॉच ट्रेजेडी you are lost in emotions, and emotion you can't decide what to do, where to do, you can't even decide well because you are lost in emotions and emotion। बहुत तेजी से बोल रहे हैं, नहीं लिखा जाना। चले उर्दू में लिखें। अकॉर्डिंग टू प्लेटो, प्लेटो के मुताबिक जब आप ट्रेजेडी को वॉच करते हैं
तो ट्रेजेडी को वॉच करते हुए आप डिसाइड नहीं कर पाते, क्योंकि आप इमोशन में इन्वॉल्व होते हैं, तो आपको पता ही नहीं चलता कि क्या राइट है क्या रॉन्ग है। कैन यू आर लॉस्ट इन इमोशंस, एंड इमोशन, जो इमोशन और पैशन की दुनिया होती है वो सेंस की दुनिया नहीं होती, वो अक्ल और रैशनल थॉट्स की दुनिया नहीं होती, स्पेशली इमोशन और पैशन से। इमोशन और पैशन में इंसान जो है वो अपनी सेंसेस को लॉस कर देता है। अब तो पता चल गया। अब दूसरा पॉइंट एरिस्टोटल ने दिया। एरिस्टोटल, अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल, व्हेन यू वॉच ट्रेजेडी you do not involve in emotions only, rather you get lesson out of this. जब आप किसी ट्रेजेडी को देखते हैं, आप इमोशन और पैशन के साथ दो चीजें ये भी सीखते हैं, साथ प्योरिफिकेशन हासिल करते हैं, क्योंकि इसके अंदर एक एलिमेंट मौजूद है पिटी और फियर का, और पिटी और फियर मिलकर आपको प्योरीफाइड कर देते हैं। एक तो लेसन ये हुआ कि आपके अंदर कोई गुब्बार है तो वो आपका प्योरीफाइड हो गया कि ये बहुत बुरा हुआ है, और आप ऐसे कई कई मामलात जो थे वो उसमें ट्रेजेडी के अंदर देखते हैं कि आपके साथ भी ट्रेजेडी हुई है, लेकिन एक ट्रेजेडी आप सामने देख रहे हैं, वो जो ट्रेजेडी आप देख रहे हैं वो चूंकि आपकी ट्रेजेडी से ज्यादा खतरनाक है, तो आपको ये आउटलेट मिल जाता है कि मेरे साथ भी ऐसा वैसा हुआ है, लेकिन ये जो मैंने सामने देखा ये मुझसे भी ज्यादा दुखी है, तो आपको एक इमोशनल रिलीफ मिल जाता है। ठीक है, और उसके साथ साथ एक आप लेसन लर्न करते हैं। लेसन क्या लर्न करते हैं कि यू लर्न थ्रू द पिक्चर्स वट एवर इज प्रेजेंटेड इन फ्रंट ऑफ यू, कि जो उसके साथ हुआ है कहीं मेरे साथ ना हो जाए, और मैं जो हूँ उससे काफी काफी दर्जे में ठीक हूँ, क्योंकि आप उसकी वजह से एक लेसन लर्न कर लेते हो, और मैंने ऐसा वैसा नहीं करना जैसे उस प्रोटैगोनिस्ट ने किया। इट मीन कि नॉट ओनली इमोशन में इन्वॉल्व होते हैं, तो उसने कहा कि यू लर्न। और जब उसने पोइट्री की डेफिनेशन की थी, उसने कहा था कि पोइट्री ये नहीं होता कि पोइट्री डज नॉट टीच यू व्हाट इज एंड व्हाट वाज, पोइट्री आल्सो टीच यू व्हाट ought to be, what should be, what is the ideal situation, what should be the ideal situation। आपको पोइट्री सिर्फ ये टीच नहीं करती कि कैसा था कैसा है, बल्कि ये भी बताती है पोइट्री कि कैसी आइडियल सिचुएशन होनी चाहिए। मिसाल के तौर पर आप एक आर्टिस्ट हैं और आपके हाथ में कलम है, आप चाहें जैसा मर्जी लिख दें, आपके सामने एक डिसऑर्डर्ड कहानी मौजूद है, आप उसको ऑर्डर दे के आप कह दें कि ऐसा नहीं ऐसा होना चाहिए। मिसाल के तौर पर ड्रामा आप वॉच करते हैं तो उसमें जो आपको करैक्टर दिखाए जाते हैं वो करैक्टर एज परफेक्ट नहीं होते जितने रियल लाइफ में होते हैं। रियल लाइफ में इतना परफेक्ट करैक्टर तो नहीं होता, इतनी ग्रैंड बातें भी नहीं करता। जो रियल लाइफ में करैक्टर जब प्रोटैगनिस्ट होता है, क्या आप ये फील करते हैं क्या, या आप ये सोचते हैं कि वो इतना परफेक्ट होता है कि उसको बिल्कुल उसकी कोई गर्दन काटने लगे और पीछे से कोई बंदा उसकी जान बचा ले। तो ये हर वक्त ये ड्रामों और फिल्मों में होता है। रियल लाइफ जो है वो और है, लेकिन आप उसे आइडियल बना के लोगों के सामने पेश कर देते हैं। ये है पोएट्री का एक, ये भी उसका फंक्शन है पोएट्री का। ये किसने बताया? अरिस्टोटल ने, जबकि प्लेटो ने उसको डिस्कार्ड किया था। क्यों? कि पोएट्री जो है वो सेंसेस से दूर कर देती है। पोएट्री इमोशन, पैशन फीलिंग में इन्वॉल्व करके उनकी सेंसेस जो है वो लॉस हो जाती हैं, और वो सब डिसाइड ही नहीं कर पाते कि क्या करना है और क्या नहीं करना। जैसे हमने बर्टोल्ट ब्रैकेट को पढ़ा तो उसने भी यही बात की। उसने कहा था ना कि इमोशन, पैशन, फीलिंग में इंसान, ऑडियंस को पता ही नहीं चलता, आप उनसे निकाल के उनको पहले बताएं कि भाई हम ये दिखा रहे हैं। ठीक है, अब किसी हद तक बर्टोल्ट ब्रैकेट की फिलॉसफी को मजीद ब्रेक डाउन करें तो वो सीधी जाके किसके साथ मिल जाएगी, उसको डीकंस्ट्रक्ट करें तो वो आइडियलिज्म के साथ प्लेटो के फलसफे से मिल जाएगी। तो जितने भी आप फिलासफर या पोएट्स को डीकंस्ट्रक्ट करते जाएंगे, वो अल्टीमेटली आपको कहाँ ले जाएंगे? अरिस्टोटल और प्लेटो के फलसफे के पास। अच्छा जी, 3 मीनिंग है इसके कैथारसिस के। एक है प्योरिफिकेशन, एक है, लिख लें, एक है प्योरिफिकेशन, एक है क्लैरिफिकेशन, और एक है परगेशन। Purification, in a sense, it purified, and it is a poetry. So since it's a poetry and the main function of poetry, tragedy, since it's a tragedy and main function of tragedy is to arouse pity and fear, so through pity and fear you create purification, you are purified। कुछ critics जो हैं वो इसे कहते हैं
कि ये जो है परगेशन है, इसका रियल मीनिंग, ये परगेट करती है। परगेशन इज रिलेटेड टू द मेडिकल टर्म। तो वो उसको क्या डिफाइन करते हैं, क्रिटिक्स जो है उसको क्या लेते हैं, उसको बतौर मेडिकल, कुछ जो है मेडिकल टर्म के तौर पर यूज करते हैं कि ये परगेशन है, ये साइकोलॉजी की फील्ड है, ये साइकोलॉजी से रिलेटेड। क्योंकि उसकी दूसरी बुक जो थी, मैंने जैसे बताया कि जो पोएटिक्स की जो दूसरी बुक थी, ये आप असाइनमेंट भी पढ़ेंगे, असाइनमेंट के अंदर भी लिखा हुआ है। तो अरिस्टोटल की जो दूसरी बुक थी वो गुम हो गई थी, और उसमें इसने उसके मानी लिखे थे, यानी वाजे उसने जो चैप्टर था वो उसको बड़ी अच्छी तरह से उसको डिफाइन किया था। वो चैप्टर ही पूरा लॉस हो गया, उसे हम कहते हैं ट्रीटीज कहते हैं, चैप्टर्स कहते हैं। फुट नोट में लिखवाया था उसने, अपने स्टूडेंट को लिखवाया था कि भाई इसके मानी ये है, वो गुम हो गया, उसका मानी नहीं पता चले। तो फिर क्रिटिक्स ने क्या किया, उसकी दीगर जो बुक्स है वो पॉलिटिक्स से रिलेटेड है, कोई साइकोलॉजी से रिलेटेड उसने बात की, तो उधर से चीजें निकाल निकाल के उन्होंने क्रिटिक्स ने उसको एक्सप्लेन कर दिया है। लेकिन अरिस्टोटल के अगर हम इस पूरी इसकी जो पोएटिक्स है उसको पढ़ें तो हमें क्या लगता है कि इसके मीनिंग प्योरिफिकेशन से ज्यादा रिलेटेड है। क्योंकि वो डिस्कस पोइट्री को कर रहा है तो ये पोइट्री से ज्यादा रिलेटेड है। तो जैसे हर्बर्ट रीड एक क्रिटिक्स है, वो कहता है, उसने कहा कि साइकोलॉजिकल एक्सप्लेनेशन टू द टर्म कैथारसिस। कैथारसिस जो है ये एक साइकोलॉजिकल एक्सप्लेनेशन है, और वो उसको साइकोलॉजिकल एक्सप्लेनेशन देता है कि ये इमोशनल रिलीफ देता है। कैथारसिस को कुछ लोगों ने क्या कहा कि उन्होंने कहा कि ये एथिकल इसका मीनिंग है, यानी यहाँ इसका मीनिंग एथिकल भी है। तो ये क्या होता है कि ट्रेजेडी, चूंकि हम जब ट्रेजेडी देखते हैं तो ये हमें क्या बताता है, ट्रेजेडी बेसिकली हार्डन अस, हमें मजबूत बनाती है, हमें मॉरली मजबूत एथिकल वैल्यूज देती है कि मैं, चूंकि ये ट्रेजेडी जो है ये किसी के साथ हुई है, मेरे साथ ट्रेजेडी हुई है, या मैंने भी ऐसे बहुत सारे दुख देखे हैं, लेकिन वो जो मैं सामने प्रोटैगनिस्ट देख रहा हूँ उसका मुझसे भी ज्यादा दुख है, तो आपको एक एथिकल वैल्यू भी देती है। रॉबर्ट रीड ने इसको क्या बोला, ये साइकोलॉजिकल, उसने कहा कि साइकोलॉजिकल मीनिंग है इसके, और इमोशन मस्ट नॉट बी रिप्रेस्ड। जबकि अरिस्टोटल कहता है, अरिस्टोटल ने कहा है अपनी पोएटिक्स के अंदर, अरिस्टोटल सेड इमोशन मस्ट नॉट बी रिप्रेस्ड, दे मस्ट बी प्रोवाइडेड आउटलेट। इमोशन को आप रिप्रेस ना करें, इमोशंस जब रिप्रेस्ड होती हैं तो दैट इज वेरी डेंजरस। I've told you, lot of professor, lot of old men, they are doing some unethical activity because they repress their emotions, and ultimately whenever they find its outlet, they sometime blackmailing their students, they sometime they are working as a professor, as a supervisor, and they are just giving outlet to their emotions, whatever they repressed earlier. तो वो अपनी इमोशन को कहीं रिप्रेस रखा उन्होंने, तो वो कभी सुपरवाइजर बन गए, कभी वो प्रोफेसर बन गए बहुत बड़े, तो वो उनको आउटलेट फिर अपने स्टूडेंट में फाइंड करते हैं। तो इमोशन का जो रिप्रेस करना है वो किसी ना किसी, अब देख ले कितना ओल्ड एक लिटरेरी क्रिटिक है आपका अरिस्टोटल, और बात कितनी उसने बड़ी की है कि वो कहता है कि उसको रिप्रेस करना बहुत खतरनाक होता है। फिर उसने कहा जी इसका मतलब, कुछ क्रिटिक्स ने ये कहा कि इसका एग्जैक्ट मतलब जो है वो प्योरिफिकेशन है, क्योंकि ये क्लींजिंग एंड अरोज इसका फंक्शन पिटी और फियर होता है। तो ये क्लींजिंग का फंक्शन अदा करती है ट्रेजेडी, और पिटी और फियर को ये अरोज करती है। तो जब इसका काम पिटी और फियर को अरोज करना है तो ये बेसिक इसका जो मीनिंग है वो प्योरिफिकेशन होगा। ये तो क्रिटिक्स हैं, हमने उनके फिर यानी डिफाइन करके अल्टीमेटली हमने ये कहना है इसका मतलब, चूंकि वो पोएट्री को डिस्कस कर रहा था तो पोएट्री ट्रेजेडी का मकसद ये होता है प्योरीफाई करना, तो हम इसका मीनिंग जो है क्योंकि हम सारे क्रिटिक्स को डिस्कस करेंगे और हम चाहें जिसकी तरफ मर्जी साइड ले लें, ठीक है। चूंकि हमें ज्यादा क्लोज जो मीनिंग लग रहे हैं वो प्योरिफिकेशन के लग रहे हैं, तो हम प्योरिफिकेशन की तरफ हो जाएंगे, ठीक है। और आपकी बुक में भी यही कुछ डिस्कस किया गया। देखें जरा ऊपर, what is catharsis? As the exact meaning and concept of catharsis, there has been a lot of, आपके पास स्लाइड आपको शो हो रही होगी, there are a lot of controversy among the scholar and critic down to the centuries.
यानी क्रिटिक्स जो है, चूंकि इसके 3 तो मीनिंग बन रहे हैं और मीनिंग्स भी डिफरेंट बुक से इकट्ठे किए गए हैं। अरिस्टोटल की अपनी जो अपना उसका जो ट्रीटीज उसका चैप्टर लिखा हुआ था वो गुम हो गया, तो उसमें से मीनिंग तो मिले नहीं है। उन्होंने फिर इसको इंटरप्रेट किया है, उसे इसकी इंटरप्रिटेशन जैसे जैसे उनको लगी क्रिटिक्स ने कलेक्ट करके सामने रख दी है। आप बहरहाल ये तीनों मीनिंग्स को भी अगर देखें तो वो तीनों जो है बड़े बेस्ट फिट उसके ऊपर आती हैं, उसके कैथारसिस के। Controversy among the scholars and the critic down to the century, therefore it deserved separate treatment. Let us consider it in detail. John Morley has rightly said, यानी आपको इधर से भी मिल जाएंगी क्रिटिक्स की जो कोटेशन है, और जो मैंने लगाई हुई है ये भी आप यूज कर लीजिए। यानी इधर भी क्रिटिक्स आपको 4 क्रिटिक्स इधर भी उन्होंने डिस्कस किए हैं आपकी बुक के अंदर, इधर से भी आपको 4 भी 3 भी याद रह जाए तो तीनों के अंदर फिट कर देना, आपकी असाइनमेंट बन जाएगी। आगे John Morley has rightly said the immense controversy carried on the book, pamphlet, sheet, and flying article, mostly German, as to what it was that Aristotle really meant by the famous word in the 6th chapter of the Poetic about tragedy accomplishing the purifications of our moods and sympathetic fears is one of the disgrace of the human intelligence or grotesque moment of the sterility. आगे F.L. Lucas जो है ये कहता है in his tragedy, serious drama in relation to the Aristotle Poetic asks 3 questions. These questions are: what was really Aristotle's view? Catharsis mean purification, corrections, or refinement. It has been suggested that our pity and fears are purified in the theatre by becoming disinterested. It is bad to be selfishly sentimental, timid, and querulous, but it's a good to pity Othello or to fear for Hamlet. आगे कहता है जी, catharsis mean not purification but purgation. A medical metaphors. Yet, owing to the changes in the medical thoughts, purgations has become radically misleading to the modern mind. यानी डिफरेंट जो क्रिटिक्स हैं वो डिफरेंट मीनिंग इसको देंगे। क्रिटिक्स जो हैं वो अपने अकॉर्डिंग, मिसाल के तौर पर जो साइकोलॉजी से रिलेटेड क्रिटिक्स होंगे वो कहेंगे इसका मतलब साइकोलॉजी से रिलेटेड है, जो आर्ट से रिलेटेड होगा स्पेशली पोएट्री से वो कहेगा प्योरिफिकेशन है, और इसके अलावा कोई और मेडिकल फील्ड से आ जाएगा तो वो उसको क्लींजिंग वो उसको और मीनिंग दे देगा। तो 3 मीनिंग्स जो हैं जैसे क्लैरिफिकेशन, प्योरिफिकेशन, उसको क्लैरिफिकेशन दे देगा। तो 3 मीनिंग्स जो हैं वो इसके डिफरेंट क्रिटिक्स ने अपने अकॉर्डिंग बताए हैं। बट कैथारसिस मीन परगेशन। कैथारसिस का मतलब परगेशन होता है, और वो कहता है नॉट इन अ मॉडर्न बट इन द ओल्डर wider English sense which include the partial removal of the excess of humor। लेकिन इसका मतलब वो क्या कहता है, ओल्डर जो है, वाइडर जो इंग्लिश सेंस है उसका मतलब ये है कि पार्शियल रिमूवर एक्सेस ऑफ ह्यूमर के जुज़वी तौर पर ह्यूमर जो है वो रिमूव कर देना, उसको हम कहते हैं कैथारसिस। नेक्स्ट स्लाइड। Catharsis as moderating or tempting of the passions. How far is Aristotle view of catharsis true? कितनी हद तक Aristotle का जो व्यू है वो true है? Here is an example of tragedy that we may feel released when certain emotions are worked up in the mind and are rinsed out as it was at the end, which is more or less positive by implications for death and calamity, is explained and accounted as arising from the certain avoidable weakness or emasculations of the hero। यानी बहुत सारी इमोशन जो है ट्रेजेडी जब हम देखते हैं तो वो रिलीज हो जाती हैं हमारी, जब हम किसी सफरिंग को देखते हैं, किसी ट्रेजेडी के अंदर किसी सफरिंग को, उसके डूम को देखते हैं, तो हमारी जो अपनी इमोशंस होती हैं वो बहुत सारी रिलीज हो जाती हैं, आउटलेट मिल जाता है कि भाई ये तो मुझसे भी ज्यादा इसे तकलीफ है। फुलफिलमेंट और सेटिस्फैक्शन। उसके बाद ये पॉजिटिव एंड द करेक्टिव एंड ट्रेजिक एरर्स टू द स्पेक्टेटर्स, ट्रेजिक डिलाइट, or certain moral ends of the catharsis might be incidentally achieved, but it is not the chief end of the tragedy। ट्रेजेडी का जो मेन एंड जो है वो ये नहीं है कि कैथारसिस दे देना, ठीक है, उसका मेन एंड होता है कि वो पिटी और फियर को अरोज करे और साथ एक लेसन दे।
ठीक है, क्योंकि जैसे उसकी पहली जो डेफिनेशन है जो उसने कहा था, जब अरिस्टोटल और प्लेटो की मेन जो डिस्कशन हुई थी पोइट्री के ट्रेजेडी के मतलब, उन्होंने कहा था कि इसका मकसद है कि ये जो है बेसिकली इमोशन में इन्वॉल्व कर देता है, प्लेटो ने कहा, और इससे लेसन नहीं मिलता, कोई लर्निंग नहीं होती। लेकिन अरिस्टोटल ने कहा कि ट्रेजेडी का मकसद ये नहीं होता कि जस्ट आपको दिखा दे कि कैसी आपके सामने चीज़ है और कैसी थी और कैसी है, बल्कि आपको एक आइडियल सिचुएशन भी बताता है, एक आर्टिस्टिक वैल्यू के लिए एक ट्रेजेडी राइटर, एक जो पोएट होता है। तो इसका मतलब ये है कि इसका मेन फंक्शन है टू टीच ऑडियंस, पिटी और फियर के जरिए कुछ चीज़ें टीच करना, ना कि उनके अंदर कथारसिस और ये चीज़ें लाना। तो उसका मतलब ये है कि वो इसके जरिए उनको प्योरीफाई करके एक लेसन देना है, प्योरिफिकेशन इसका रियल मीनिंग है। What led Aristotle to adopt this theory? F.R. Lucas quote that the poetry said Plato makes men cowardly by its pictures of the afterworld. No replies by Aristotle. It can purge men's fears. Poetry said Plato encourage men. प्लेटो ने क्या कहा था कि पोइट्री जो है वो मेन के अंदर क्या पैदा करती है, हिस्टीरिकल एंड अनकंट्रोल्ड। इंसान जो होते हैं वो हिस्टीरिकल, एक साइको डिजीज होती है, हिस्टीरिकल हो जाते हैं और अनकंट्रोल्ड हो जाते हैं जब वो किसी ट्रेजेडी को देखते हैं। वो डिसाइड नहीं कर पाते, वो लर्न नहीं करते, वो इमोशन पैशन में तो अकल नहीं होती। लेकिन ऑन द कॉन्ट्रेरी आंसर हिज, लेकिन वो जो आंसर अरिस्टोटल के आंसर देता है उसको, इट मेक देम लेस नॉट मोर इमोशनल। वो कहता है इनको इमोशनल ही नहीं बनाती ये ट्रेजेडी या जो हम दिखाते हैं, बाय गिविंग अ पीरियोडिक हेल्दी आउटलेट टू देयर फीलिंग। एक तो उनकी जो फीलिंग्स है उनको आउटलेट मिलता है कि वो उनकी तस्कीन हो जाती है, उनकी वो रिलीज हो जाती हैं, उनकी इमोशंस जो उनके अंदर बंद थी वो आपने उनको निकाल के हल्का कर दिया है। अरिस्टोटल्स डेफिनेशंस ऑफ द ट्रेजेडी इज अ हाफ डिफेंस, यानी अरिस्टोटल की जो डेफिनेशन है वो एक डिफेंस है। Analytical inquiry of the Aristotle into the nature of the tragic delight and its psychological effect. Catharsis established tragedy as a drama of balance. Catharsis जो है वो क्या establish करता है ट्रेजेडी में, ड्रामा और बैलेंस करता है, क्रिएट such tragic beauty and the tragic feelings which it invoke constitute the aesthetics of balance as propounded for the first time by the Aristotle in his theory of catharsis. तो पहली दफा अरिस्टोटल ने उसको ये जो परपाउंड की अपनी थ्योरी उसमें बताया कि इट इज नॉट मेयर टेलिंग व्हाट वाज एंड व्हाट इज, rather it's telling the ideal situation, the main function to arouse pity and fear, and through pity and fear fulfill the ultimate end to teach. और पिटी और फियर के बाद जो लेसन मिलता है इंसान को, एक तो उसके अपने साथ कुछ है तो वो लर्नड हो जाता है, लर्नड मैन बन जाता है। जब वो देख के ट्रेजेडी बाहर आता है तो ही इज अ लर्नड मैन नाउ। बिफोर दैट he was not having idea, but once he watched that tragedy he learned lot of lessons कि ये जो डिमेरिट्स हैं, ये जो शॉर्ट कमिंग्स हैं, मैं नहीं करूंगा ताकि मेरे साथ ये ना हो जाए, एंड ही इज अ बेटर पर्सन नाउ। ये आप लिखेंगे कि आफ्टर वॉचिंग द ट्रेजेडी और ड्रामा the person is getting knowledge. Before that he was not well informed. Once he watched drama he is well informed and he is with the new knowledge, with the new skill, and he has learned through pity and fear, which is the ultimate function of the tragedy. ट्रेजेडी का फंक्शन है कि अरोज करे पिटी एंड फियर, और पिटी और फियर के साथ उसने अपनी डेफिनेशन के अंदर लिखा अल्टीमेट टीच देम द लेसन, और पिटी और फियर के साथ एक लेसन मिलता है हमको। अब जरा अपनी बुक निकालें, उसके अंदर भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं, हमने उधर से भी लेने हैं। आपकी ये जो असाइनमेंट है ना ये बड़ी अच्छी बनी हुई है इधर। अच्छा जी, यहाँ पे एक क्वेश्चन आया हुआ है, देखिएगा। अरिस्टोटल थ्योरी ऑफ ट्रेजेडी इज गवर्न्ड बाय, ये पेज नंबर 76 है मेरे पास। Aristotle's theory of tragedy is governed by the preoccupation with the audience response. Discuss. एरिस्टोटल की जो ट्रेजेडी की जो थ्योरी है, जो उसने थ्योरी दी है ट्रेजेडी से रिलेटेड, वो प्री ऑक्युपाइड है किसके साथ, ऑडियंस के रिस्पॉन्स के। ऑडियंस का रिस्पॉन्स किस में आएगा, या पिटी में आएगा, फिर पिटी फियर दोनों में आएगा, यानी इनकी अमेलगमेशन होगी, इसका मिक्सचर होगा। तरस आएगा और फिर खौफ साथ ही आएगा। पहले तो तरस आएगा, ये ओहो मेरे साथ ऐसा ना हो जाए। हैमलेट ब्रूडिंग करता रहा, मारने की कोशिश की फादर को, नहीं कर, अल्टीमेटली डेथ होगी, मारा गया, और फिर हम ये ओहो
बहुत जुल्म हुआ, ऐसा यार मेरे साथ ना हो। फिर उसके बाद इडिपस रेक्स, अनइंटेंशनली सब कुछ हुआ, और वो हमें लगता भी ऐसे है कि वो इंक्लाइन टू गुडनेस है, अच्छा करना चाहता है, एक रॉयल फिगर है, और उसके साथ उससे भी अनकॉन्शियसली सिन हुआ, ट्रेजिक फ्ला था, ह्यूब्रिस था उसके अंदर, तकब्बर था, अनकॉन्शियसली उससे सिन हुआ। फिर हमें पिटी और फियर आया जब वो बोला। फिर हमने ये भी सोचा कि यार बहुत जुल्म हुआ है, ऐसा अगर किसी अपने इंसान के साथ, अपने जैसे किसी के साथ हो जाए तो बहुत बुरा होगा। तो ये चीजें साथ साथ अरोज होती है, और लेसन भी बंदा लर्न करता है। एरिस्टोटल स्टेटमेंट अबाउट द एंड ऑफ द ट्रेजेडी, फॉरगेशंस और कैथारसिस हैज बीन so endlessly misunderstood, so uncritically assumed to be the true discuss। 2012 में क्वेश्चन आया हुआ है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अरिस्टोटल कंसेप्ट ऑफ ट्रेजिक कैथारसिस, आपने एक्सप्लेन करना है कि अरिस्टोटल का कंसेप्ट क्या है ट्रेजिक ट्रेजिक कैथारसिस के अंदर। यानी जब कैथारसिस आता है तो कैथारसिस में क्या क्या चीजें डिस्कस होती हैं, ये हम डिस्कस करेंगे। हमने उसमें वो 3 जो क्रिटिक ने वेरियस जो डेफिनेशन दी हैं उसको डिफाइन किया, हमने वन 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 उनको डिफाइन कर देना। हम अभी वही चीजें देखेंगे। Aristotle view on the functions and the emotional effect of tragedy। इमोशनल और उसका फंक्शन क्या है? फंक्शन मैंने बताया कि अरोज पिटी एंड फियर, और पिटी और फियर से मजीद प्योरिफिकेशन लाना। अब वो 3 क्रिटिक बन गए, हमने 3 क्रिटिक्स जो हैं वो भी साथ डिफाइन करने हैं। अल्टीमेटली हमने इंक्लाइन किसकी तरफ शो कर देनी है, क्योंकि बुक में जो क्लोज मीनिंग लग रहा है वो प्योरिफिकेशन का। होप यू गॉट द पॉइंट। अब देखें ऊपर, the term catharsis has been used only once in the course of the poetic by Aristotle in the 4th chapter। 4th chapter में उसने सिर्फ एक दफा इसको यूज, असल में जो उसने इसको डिफाइन किया था वो चैप्टर जो है वो ही लॉस हो गया। Yet there is hardly any other terms which has been rise so many different interpretations and controversy but catharsis। क्योंकि एंशियंट राइटर हैं तो एंशियंट राइटर के बहुत सारे वर्क जो हैं वो जाया हो गए थे, लॉस हो गए थे, गुम हो गए थे। पुराने राइटर थे उस वक्त इस तरह की। अब सॉफ्टली का अगर आप वर्क देखें तो उनके भी बहुत कम प्ले जो हैं, वो एस्किलस के भी इसी तरह, उसने बहुत ज्यादा प्ले लिखे थे, सैकड़ों प्ले लिखे थे, लेकिन उनमें से सारे सर्वाइव तो नहीं है। आगे देखिएगा, but catharsis, the real difficulty arises out of the fact that Aristotle does not define or explain this term। Aristotle ने उसको डिफाइन तो किया था, लेकिन वो बुक या जिसमें उसने डिफाइन किया था वही वही मिस होगी। तो अब उसकी अब मीनिंग कहाँ से हम लें? Where we are going to get meaning of catharsis। सो फिर उसका मकसद ये होता है, जब आपको कोई मीनिंग नहीं मिलता तो आप फिर दूसरी बुक्स को तलाश करते हैं। उसमें जो, क्योंकि हर चीज का मीनिंग जो है, मैं अक्सर आपसे डिस्कस करता हूं कि मीनिंग्स आर आर्बिट्ररी, दीज मीनिंग आर क्रिएटेड बाय अस। अब बहुत सारे वर्ड जो हैं, अब अरिस्टोटल के वक्त में अब ट्विटर नहीं था, ट्विटरिंग ट्विटरेबल नहीं चीज थी, तो वो कैसे ट्विटर का मानी बताएगा? तो बहुत सारी चीजों के मानी जो है वो कॉइन करने पड़ते हैं। वी कॉइन न्यू वर्ड एंड वी क्रिएट मीनिंग, लाइक बुलूनाइजेशन, न्यू वर्ड, नोलॉजिज्म, ठीक है। और बहुत सारी चीजों को हम फिर नोमिनलाइजेशन करते हैं, नाउन बनाते हैं। न्यू वर्ड वी कॉइन न्यू वर्ड। शेक्सपियर ने जैसे बहुत सारे वर्ड जो हैं, क्लबिंग डिफरेंट वर्ड्स फ्रॉम द एंशिएंट बुक्स एज वेल, एंड ही स्टार्टेड क्रिएटिंग न्यू वर्ड्स। तो इस तरह जो राइटर हैं वो बाज़ औक़ात न्यू वर्ड्स जो हैं वो बना लेते हैं। तो उन्होंने अब मीनिंग चूंकि आर्बिट्ररी होती है, आर्बिट्ररी मीन के हम खुद दे लेते हैं मानी, किसी चीज को कोई मानी दे दिया, उसका नाम रख दिया, उसको मानी दे दिया, भाई उसका ये मानी, ठीक है, वो मशहूर हो गया। अब क्रिटिक्स ने फिर अपनी तरफ से कुछ मीनिंग उसको दिए, जो जिस साइड का था उसने उसका दी। मिसाल के मेडिकल वाला आया, उसने कहा मेडिकल है इसका मीनिंग। कोई साइकोलॉजी से आया, उसने कहा परगेशन है इसका मीनिंग। कोई और आ गया जो आर्ट्स या पोइट्री से रिलेटेड, उसने कहा इसका मतलब प्योरिफिकेशन। यानी ये उन्होंने फिर मीनिंग दिए, हमें ये तीनों एक्सप्लेन करने पड़ेंगे। The term has been interpreted, the real difficulty arises out of the fact that Aristotle does not define, explain this term। Perhaps he explained in the second book of the Poetics। उसकी second book में उसने उसको explain किया था और वो miss हो गई, which is lost।
The term has been interpreted by the critics in the light of its use in Aristotle's other work. Aristotle के फिर other दूसरी किताबें उठाई और उधर से उन्होंने मानी निकाली, such as his the politics and ethics की बुक से कुछ निकाला। यानी जब एथिक्स और पॉलिटिक्स को देखेंगे तो वो उसमें उन्होंने ये मानी दे दिया कि भाई जब इंसान के ऊपर कोई ट्रेजेडी आती है तो वो बड़ा मजबूत हो जाता है, एथिकली मजबूत हो जाता है। भाई ये तो कुछ भी नहीं है, मेरे दुख तो छोटे से हैं, ये तो बहुत बड़े बड़े दुख इधर पड़े हैं। तो उन्होंने एथिकल मीनिंग्स दे दिए उसको, बोल्ड स्ट्रॉन्ग बनाती है ये ट्रेजेडी। It also has been noted that the term catharsis has three meaning. अब ये भी जाना जाता है कि इसके तीन मतलब हैं। एक मतलब, एक चीज के तो बहुत सारे मतलब है। मैंने ऐसे वर्ड्स भी देखे हैं जिनके 100 मीनिंग्स हैं, 50 मीनिंग्स हैं, 40 मीनिंग्स हैं। उनको मजीद ब्रेक डाउन करते जाएं तो बहुत सारे मीनिंग्स हैं। लेकिन जब आप किसी खास चीज को डिस्कस करते हैं तो हम उसके लिहाज से फिर उसका मानी देते हैं। क्योंकि हम पोइट्री डिस्कस कर रहे हैं तो हम यहाँ पे मेडिकल टर्म तो डिस्कस नहीं करेंगे, विल डिस्कस अबाउट आर्ट्स एंड आर्ट्स यू नो पोइट्री इज फील्ड ऑफ आर्ट। ये तो आर्ट्स है ना, तो आर्ट की जो फील्ड है हम फिर उससे रिलेटेड मानी देंगे। क्रिटिक्स हैव इंटरप्रेटेड, और उन्होंने तीन मानी उन्होंने इसके बड़े मशहूर हैं, परगेशन, प्योरिफिकेशन, क्लैरिफिकेशन। Critics have interpreted Aristotle's view in the light of each of these three meanings, but it has not done much to solve the difficulty. Only one thing has been agreed upon by the critics, that the tragedy arose pity and fear. ट्रेजेडी का अरिस्टोटल ने खुद कहा कि ये पिटी और फियर इसका फंक्शन है, ये करती है। तो जब पिटी और फियर करती है तो उसके जरिए दो चीजें, इसके जरिए एक लेसन मिलता है कि इंसान बड़ा प्योरिफाइड हो जाता है। But still there is a difference of the opinions as to how to arouse these emotions lead to the tragic pleasures. The term catharsis occur in Aristotle's definition of tragedy. आप जरा इसकी डेफिनेशन गौर से सुनिएगा, बहुत सारी चीजें आपको इधर से क्लियर हो जाएंगी। Tragedy is an imitation of an action that is serious. Tragedy किसी खास चीज की imitation है जो कि serious action है। Dialogues ऐसे होते हैं जो serious होते हैं, complete मुकम्मल होते हैं, and of a certain magnitude, और उनकी एक certain length भी होती है। वो partial नहीं होते, वो आधे जुज़वी नहीं होते। In language embellish, उसमें अच्छी लैंग्वेज यूज की जाती है, फ्लावरी लैंग्वेज होती है, बड़ी जबरदस्त जबान उसमें इस्तेमाल की जाती है। With each kind of artistic ornament, the several kind of being found in separate part of the play. In the form of action, ये narrative नहीं होता, action मिलता है। Not narrative, through pity and fear affecting the proper catharsis. और pity और fear जब इसके अंदर डाले जाते हैं, जब इसका function ही ये होता है कि pity fear लाए, तो फिर catharsis होता है। Are purgations of these emotion, और उनकी purgation भी होती है। तो उसने catharsis और purgation जो है दोनों वर्ड्स जो है यूज की हैं। अब इनको मीनिंग उन्होंने लोगों ने डिफरेंट दे। We see that the term is also linked with the concept of pity and fear. It is therefore necessary to consider the meaning pity and fear as connected with tragedy. तो चूंकि we are discussing about arts, poetry, which is field of art, so will give meaning accordingly. तो हम meaning भी फिर अब उससे related ही देंगे। The term pity and fears are closely connected in Aristotelian theory of catharsis. There are different types of fears, मुख्तलिफ किस्म के